यूट्यूब चैनल प्रदीप मैथ पॉइंट में। आइए आज हम संख्या पद्धति मैथ के प्रथम चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं अंक के बारे में। अंक क्या होता है? तो अंक क्या है? अंक ऐसा चिन्ह है जो संख्याओं को लिखने का काम आता है। तो जो अंक क्या है? एक प्रकार का चिन्ह है। वो क्या करता है? संख्याओं को लिखने का काम आता है। ठीक, इनकी संख्या क्या होती है? 10 होती है, 0 से लेके 9 तक। अब हम दूसरे शब्द में यह भी कह सकते हैं कि जो अंक है वह गणित की सबसे छोटी इकाई है। फिर आगे पढ़ते हैं संख्या के विषय में। संख्या क्या होता है? तो अंकों के सार्थक मेल से संख्या बनता है। अंकों के सार्थक मेल से क्या बनता है? संख्या बनता है। जैसे दो अंक, कोई भी दो अंक ले लेते हैं, जैसे 5 4 5 4, तो ये क्या बन गया? एक संख्या बन गया। ये 54 क्या हो गई? एक संख्या हो गई। तो क्या हुआ है? दो अंक से मिलकर बना है। एक अंक का कौन अंक का प्रयोग हुआ है? एक 5 अंक का प्रयोग हुआ है और एक 4 अंक का प्रयोग हुआ है। अब इस तरह से ये क्या बन गई? ये क्या बन गई? संख्या बन गई। अब उसी प्रकार लिखते हैं 525। ये भी क्या हो गया? ये भी संख्या बन गया। संख्या बन गया। किसके सहयोग से बन रहा है? तो अंकों के सहयोग से। 5 2 5 2 5, ये क्या है? अपना अंक है। इसी अंकों से मिलकर ये क्या बन रहा है? संख्या बन रहा है। अब बात आती है कि इसमें सार्थक शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है? हम ये भी तो कह सकते थे कि अंकों के मेल से संख्या बनती है, लेकिन इसमें सार्थक शब्द का प्रयोग करने का क्या महत्व है? आइए देखते हैं। जैसे अगर आपसे पूछ दे 0 0 0 9, ये संख्या कितनी है? आप बताएंगे ये संख्या 9 है। ये संख्या क्या है? 9 है। तो आगे 0 बढ़ाने से इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। तो परिवर्तन नहीं आ रहा है, लेकिन ये सार्थक है? नहीं। इसे 9 लिखना था तो सीधा सीधा 9 लिख सकते थे। इसीलिए प्रयोग हुआ है कि सार्थक रहे। ये इस तरह नहीं। आगे 0 लिखने से कोई, अगर आगे 0 बढ़ाते रहे तो इसका कोई महत्व है? कोई महत्व नहीं। इसीलिए एक शब्द का प्रयोग हुआ है कि क्या होना चाहिए? सार्थक होना चाहिए। लेकिन एक बात है कि अगर इसमें पूछ दे कि नंबर ऑफ डिजिट, ये दिया है, ये संख्या दिया है, इसमें नंबर ऑफ डिजिट पूछ दे तो इसमें तो बताएंगे कि 1 2 2 डिजिट है। इसमें बताएंगे 1 2 3 है। इसमें क्या बताएंगे? 1 2 3 4 5 6 7। तो डिजिट तो 7 है, अंक तो 7 है, लेकिन संख्या क्या है? बस एक ही है, वो 9। आई समझ में? चलिए आगे चलते हैं। प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? तो जहाँ से गिनती प्रारंभ होती है, जहाँ से गिनती चालू होती है, जहाँ से गिनती चालू होती है वह क्या होती है? सभी प्राकृतिक संख्या होती है। तो गिनती कहाँ से चालू होती है? 1 से होती है। अब देख लेते हैं एक बार परिभाषा क्या है। तो गिनती में प्रयोग किए जाने वाली सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या है। तो गिनती चालू होता है 1 से, क्योंकि कोई वस्तु 0 से गणना तो करते नहीं कि 0 1 2। हमेशा गणना किससे करते हैं? 1 से चालू करते हैं। 1 से गणना हमेशा 1 से चालू होती है। तो गणना 1 से चालू होती है। तो 1 2 3 4 5, अब डाट 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 डाट, ये क्या हो जाएंगे? सभी प्राकृतिक संख्या हो जाएंगे। अब एक बात आपसे पूछ दे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कितनी होती है? तो बताएंगे जब प्रारंभ होता है 0 से हो रहा है तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपकी क्या हो जाएगी? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगा। अगर पूछेगा आपसे कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए, तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती है।
अगर कोई पूछ दे आपसे कि बड़ी संख्या क्या होती है, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करो, तो आप बताएंगे कि ज्ञात नहीं किया जा सकता है। चलिए आगे आते हैं। पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है, अब आइए देखते हैं। अब उसमें क्या था, गणना से चालू होता था 1 2 3 4 5, उसमें एक कमी थी। किसकी कमी थी, तो वो कमी थी जीरो का। उसमें क्या कमी थी, किसकी कमी थी, उसमें एक कमी थी बस जीरो का। तो इसमें जब पूर्ण शब्द आ गया तो उसमें जीरो भी कर लीजिए। अगर जीरो कर लेंगे सम्मिलित तो वह जो संग्रह बनेगा वह क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगी। जैसे यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या है, ये आपका शब्द क्या है, ये सब प्राकृतिक संख्या है। अब इसको पूर्ण बनाने के लिए एक ही चीज़ की कमी है, किसकी कमी है, जीरो का। इसमें जीरो भी सम्मिलित कर लीजिए, बस इसमें जीरो सम्मिलित कर लेंगे तो अब ये संख्या आपका क्या हो जाएगी, अब ये संख्या हो जाएगी आपकी पूर्ण संख्या। इतना क्या समझ में कि अगर गिनती जहाँ से चालू करेंगे प्राकृतिक संख्या, अगर उस गिनती में जीरो भी शामिल कर लेंगे तो पूर्ण संख्या। अब आगे चलते हैं, पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है, तो पूर्णांकों को अगर ध्यान से आप देखेंगे तो इसमें एक शब्द, पूर्णांक को तोड़ेंगे आप, पूर्णांक को अगर आप तोड़ेंगे तो ये दो शब्दों से लगेगा कि दो शब्दों से मिलकर बना है। क्या है, पूर्ण धन अंक, पूर्ण धन अंक। तो इसमें एक शब्द आ गया पूर्ण, तो पूर्ण शब्द तो रहेगा ही इसमें। तो देखिए जीरो से लेके 0 1 2 3 ये हो गया आपका क्या, अब क्या हो गया, ये हो गया आपका पूर्ण अंक। तो एक पर आप जानते होंगे, आप पढ़े होंगे कि संख्याएं दो प्रकार की होती है, धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक और ऋणात्मक। पूर्ण अंक का मतलब कि पूरा पूरा अंक, अब उसमें कोई अंक छूटे ना। तो इसमें तो धनात्मक संख्या आ गया, अब छूट क्या रहा है आपका, ऋणात्मक संख्या। तो अब इसमें ऋणात्मक को भी जोड़ लीजिए, तो ऋणात्मक को जोड़ेंगे तो ऋण 1 2 3 4 5। तो जो आगे ये चिन्ह, जो माइनस का चिन्ह लगता है, इसी को ऋणात्मक संख्या। अगर ये चिन्ह आगे किसी भी संख्या के आगे अगर ये चिन्ह लग गया, ऐसे लग गया, तो ये संख्या आपका क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। ठीक, तो अब देखिए, तो पूर्ण अंक तो रहेगा ही। अब पूरा करने के लिए, अब पूरा अंक करने के लिए उसमें से क्या बच रहा है, ऋणात्मक बन रहा है, तो उस ऋणात्मक को भी उसमें सम्मिलित कर लीजिए। तो अब ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या और जीरो, यह कह सकते हैं ऋणात्मक संख्या और पूर्ण संख्या, ये सब क्या हो जाएंगे आपका, ये जितने इनका संग्रह रहेगा सब इनका संग्रह क्या कहलाएगा, पूर्णांक कहलाएगा। चलिए आगे चलते हैं, सम संख्या। सम संख्या का एक छोटा सा कंसेप्ट है, जो दो से कट जाए वह सम संख्या। क्या, जो संख्या दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए वह क्या होगा, सम संख्या होगा। जैसे 2 4 6 8 10, ये संख्याएं क्या है, ये दो से पूर्णतः कट जा रही हैं, अतः यह क्या कहलाएंगी, सम संख्या कहलाएंगी। अब एक बात आता है, लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि जीरो क्या है, जीरो सम संख्या है, सम संख्या है या विषम। जीरो सम है या विषम। आज ये कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा कि सम है कि विषम, आप खुद बता देंगे कि सम है कि विषम है। देखिए सबसे पहला काम कि दो से विभाजित होना चाहिए, तो जीरो में 2 का भाग करेंगे तो ये जीरो बार कट जाएगा, ये विभाजित हो रहा है। ठीक, ये पहला कंसेप्ट हो गया कि ये तो जीरो वाला कंसेप्ट तो ये क्लियर कर रहा है कि जीरो तो 2 से विभाजित हो रहा है, अतः सम संख्या होगा। पहला कंडीशन हो गया। एक कंडीशन और है, सम संख्या के लिए एक कंडीशन और है। क्या कंडीशन है, कभी भी दो सम संख्याओं का योग
हमेशा सम होता है। जैसे 2 में 4 जोड़ेंगे तो क्या हो रहा है 6। देखिए 2 सम संख्या है, 4 भी सम संख्या है, जोड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है 6 भी सम संख्या है। इसी प्रकार 0 एक सम संख्या हो गई और इसमें 8 जोड़ देते हैं तो ये भी एक सम संख्या है, तो ये दोनों का जोड़ 8 भी आ रहा है, ये भी क्या है सम संख्या है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 0 क्या है सम संख्या है। आई समझ में? 0 क्या है सम संख्या है। कन्फर्म हो गया इतना? अब आपसे कभी भी कोई पूछे कि 0 सम है कि विषम, तो आप कन्फ्यूजन में न रहिए, सीधा सीधा 2 से भाग लग रहा है और 2 सम संख्याओं का योग एक सम संख्या होती है, तो 0 में किसी भी सम संख्या को जोड़ेंगे तो एक सम संख्या प्राप्त होगा, अतः 0 क्या हो गई आपकी सम संख्या हो गई। आगे चलते हैं विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है? जिसमें 2 से भाग न लगे या जो 2 से न कटे, वो क्या होता है सीधा सीधा विषम संख्या होती है। जैसे 1 में 2 का भाग लगेगा नहीं लगेगा, 3 5 7 9 डॉट डॉट। जिसमें 2 से भाग नहीं लगेगा वो क्या हो जाएगा विषम संख्या हो जाएगी। कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है? तो वे संख्याएं जिनका 2 से अधिक गुणनखंड हो भाज्य संख्या कहलाती है। अर्थात वह संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से कटे। जो आम भाषा में, ये तो मैथ का भाषा हो गया, आम भाषा में हम कह सकते हैं कि वह संख्या जो 2 से अधिक संख्याओं से कटे वो क्या होता है भाज्य संख्या होता है। जैसे हम लेते हैं 4 किससे किससे कटेगा? 4 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। इतना कन्फर्म हो गया। अब देखिए 12 लेते हैं। 12 किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा और 12 से कटेगा। कन्फर्म हो रहा है? तो इसमें क्या देख रहे हैं कि इसमें लिखा है, परिभाषा में यही है कि वे संख्याएं जिनका 2 से अधिक गुणनखंड हो। तो 2 से अधिक गुणनखंड होना चाहिए। तो इसका गुणनखंड गिनिए 1 2 3, इसका 3 गुणनखंड है 1 2 3 4 5 6, 2 से अधिक है ना। तो अब ये 4 और 12 क्या कहलाएंगे? ये भाज्य संख्याएं कहलाएंगे। ये भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। कन्फर्म हो गया? अब एक बात और यहाँ थोड़ा सा जान लीजिए, क्योंकि आगे इसका प्रयोग होगा कि जो संख्याएं दी है, जैसे कि 4 दिया है, तो इसका सबसे बड़ा गुणनखंड क्या है? इसका सबसे बड़ा गुणनखंड क्या है? 4 है। 12 दिया है तो इसका सबसे बड़ा गुणनखंड क्या है? 12 है। इसी प्रकार अगर 24 दिया रहेगा तो 24 का सबसे बड़ा गुणनखंड क्या होगा? 24 होगा। तो जो संख्याएं दी होती हैं उससे बड़ा गुणनखंड नहीं हो सकता। आई समझ में? जैसे 12 है तो 12 से बड़ा गुणनखंड नहीं हो सकता। 12 का अगर कोई गुणनखंड निकाले तो 12 से अधिक मतलब ऊंची संख्या है, इसका गुणनखंड नहीं हो सकता है। 12 का अधिकतम 12 ही गुणनखंड होगा, 4 का अधिकतम 4 ही गुणनखंड होगा, सबसे बड़ी गुणनखंड। ठीक, अब आगे चलते हैं अभाज्य के बारे में। तो अभाज्य का क्या है? वे संख्याएं जिनका केवल 2 गुणनखंड हो, केवल और केवल मात्र 2 गुणनखंड हो, तो वह क्या कहलाते हैं? अभाज्य कहलाते हैं। जैसे 2 3 5 11। अब देखते हैं ये क्या होगा। 2 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, 3 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, 5 1 से कटेगा और 5 से कटेगा, 11
1 से कटेगा और 11 से कटेगा। देख रहे हैं, इसमें क्या है, केवल और केवल 2 गुणनखंड होंगे, जिनका केवल और केवल 2 गुणनखंड होंगे उन्हें अभाज्य कहेंगे। या आम भाषा में हम कह सकते हैं कि जो संख्याएं एक और स्वयं से कटे वह सीधा सीधा अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। कन्फर्म हो गया। अब यहाँ 2-3 चीज़ें बहुत अच्छे से ध्यान देने लायक है कि 0 और 1 क्या है। जीरो और 1 क्या है। ध्यान देने लायक बात है कि 0 और 1 क्या है। 0 और 1 भाज्य है या अभाज्य। या अभाज्य। 0 और 1 भाज्य है या अभाज्य। अब आइए देखते हैं। 0 को पहले देखते हैं। 0 अभी बताए थे आपको कि जो संख्याएं दी होती हैं वह उसका सबसे बड़ा गुणनखंड होता है, उससे बड़ी उसका गुणनखंड नहीं होते हैं। तो अब क्या होगा, 0 में 0 का भाग नहीं लगेगा। क्यों? आपने पढ़ा है ना कि 0 में 0 का भाग नहीं हो सकता। अगर किसी भी संख्या में 0 का भाग देंगे तो वह अपरिभाषित होता है। मैं तो पढ़े हैं। तो इसमें 0 से 0 में भाग नहीं लगेगा, तो इसलिए ये पहला कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है। हाँ, आप ये कहेंगे कि 1 से भाग जाएगा, 2 से भाग जाएगा, 3 से भाग जाएगा, 4 से भाग जाएगा, लेकिन एक आपने गुणनखंड में एक पढ़ा है कि जो संख्याएं होती है उससे बड़ा उसका गुणनखंड नहीं होता है। तो ये नियम फॉलो नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि ये 0 इस श्रेणी में नहीं आता है। अब लेते हैं 1 को लेते हैं। 1 क्या होगा, 1 में 1 ही का भाग जाएगा, इसके अलावा और किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा, या पूरा उस संख्या से नहीं कटेगा। तो अब अभाज्य के लिए कंडीशन है कि केवल 2 गुणनखंड होना चाहिए, और भाज्य के लिए है कि 2 से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। तो इसका तो केवल 1 हो रहा है और ये अपने पर फॉलो नहीं कर रहा है। अतः 0 और 1 न तो भाज्य है न ही अभाज्य। क्या लिखेंगे? निष्कर्ष निकालिए आप। क्या निष्कर्ष निकालेंगे? निष्कर्ष यही निकालेंगे कि 0 क्या है, 0 और 1 न तो भाज्य है न तो भाज्य है न ही अभाज्य। कन्फर्म हो गया। अब अभाज्य संख्या पढ़ रहे हैं तो अभाज्य संख्याओं के विषय में कुछ हम लोग डिटेल से पढ़ लेते हैं कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो अभाज्य संख्याएं ये जान लीजिए कि इसका कोई रूल नहीं है। अभाज्य संख्या निकालने का कोई रूल है न कोई नियम है, इसलिए कम से कम हमें 100 तक के अभाज्य संख्याओं को जानना जरूरी होता है। क्योंकि जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, तो इनमें इसका बहुत अधिक प्रयोग होता है, इसलिए हमें पहले अभाज्य संख्याओं के विषय में जानना जरूरी है। अब अभाज्य संख्या लिखते हैं कि 1 से 50 तक के अभाज्य संख्या, 1 से 50 तक के अभाज्य संख्या क्या होती है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31,
31 के बाद क्या हो जाएगा आपका? 31 के बाद 37, 37 के बाद 41, 41 के बाद 47 और 47 के बाद 47 के बाद 47 के बाद आएगा 51, तो 51 क्या आपका चला जाए 47 के बाद क्या आपका आ जाएगा? 47 के बाद आ जाएगा 53, वो 50 से ऊपर चला जाएगा। ठीक, अब यहाँ गिन लेते हैं, गिनती कर लेते हैं कितनी संख्याएं हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और एक संख्या और छूट रही है आपकी 41 47 और 43। एक संख्या आपका छूट रहा है क्या? 43 और एक संख्या हो गई आपकी कितनी? 47 पूरी हो गई। तो 1 से 50 तक की अभाज्य संख्या कितनी होती है? तो 1 से 50 तक की अभाज्य संख्याओं कितनी संख्याएं होती हैं? तो 15 होती हैं। कितनी होती है? 15। तो आपसे कभी कभी डायरेक्ट सवाल कर देता है कि 1 से 50 तक के अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं। तो आप अगर एक बार पढ़े रहेंगे तो आप बता देंगे तुरंत 15। ठीक, अब आगे 50 से 100 तक के अभाज्य संख्या कौन कौन है? 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 89 के बाद 97। तो 50 से 100 तक कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये टोटल संख्या कितनी हो गई इनकी? 10। अब अगर आपको डायरेक्ट अगर कोई प्रश्न पूछ दिया कि 1 से 100 तक कितने अभाज्य संख्या? 1 से 100 तक कितने अभाज्य संख्या हुई? तो 1 से आपने पढ़ा है कि 1 से लेकर 50 तक 15 संख्या हो गई और 50 से 100 के बीच में 10 संख्या हो गई। टोटल कितने हो गए? 25। अगर ये आंकड़ा याद है तो अगर कभी भी आपको क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर लेंगे। जैसे एक क्वेश्चन मैं इस पर लेता हूँ, इस पर एक क्वेश्चन लेता हूँ कि 1 से 80 तक कितने अभाज्य संख्याएं हैं? 1 से 80 तक कितने अभाज्य संख्या है? 1 से 80 तक कितने अभाज्य संख्या है? कितने अभाज्य संख्या है? अब आप टोटल संख्या लिख कर देखेंगे, अगर टोटल अंक लिख कर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसके लिए क्या है, हमें पता है कि 1 से 50 तक कितने हो गए? 15 हो गए और 50 से 100 के बीच में कितने हो गए? 10 हो गए। टोटल संख्या कितनी हो गई? 25 हो गई। अब 80 के बाद अभाज्य संख्या देख लेते हैं। अब 80 के बाद अभाज्य संख्या देख लेते हैं। तो 80 के बाद अभाज्य संख्या कौन कौन है? तो 80 के बाद एक आएगा आपका, एक आ जाएगा क्या? 83, फिर आ जाएगा 89, उसके बाद आ जाएगा 97। कितनी संख्याएं हो गई? 3। 80 के बाद कितनी संख्याएं अभाज्य संख्याएं? 3। तो अब 3 माइनस कर दीजिए क्योंकि 80 तक ही पूछ रहा है। 80 के ऊपर कितने हैं? 3 हैं।
और 1 से 100 तक कितने हैं? 25 हैं। तो 25 में से 3 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 25 माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा? 22। तो 1 से 80 तक कितने अभाज्य संख्या हैं? 22 है। आई समझ में? तो इतना आप ध्यान रखेंगे, नोट करके लिख लीजिए। अगर कभी पूछ दे कि 100 से 150 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? कितनी अभाज्य संख्या है? तो आप क्या बताएंगे? कितनी हो गई? यह हमेशा याद रखिए 10। और पूछ दिया 150 से 200 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो ये होती हैं 11। अर्थात 100 से 200 के बीच कितनी अभाज्य संख्या हो जाएंगी? 10 ये और 11 ये, टोटल कितनी हो गई? 21। इतना याद रहेगा? क्या क्या इसमें याद अभाज्य संख्याओं में क्या क्या याद रखना है? एक तो पहले जो 2 से लेके मतलब कि 1 से लेके 100 तक जितने अभाज्य संख्याओं एक बार लिखकर आप प्रैक्टिस कर लेंगे। फिर क्या लिखेंगे? फिर ये देखेंगे कि 1 से लेके 50 तक कितने अभाज्य संख्याएं, तो वो बताया गया है 15। फिर आगे 50 से 100 तक कितने अभाज्य संख्याएं हैं, तो ये बताया गया आपको 10। तो टोटल 1 से 100 तक कितने हो गए? टोटल 25 हो गए। उसी प्रकार पूछे कि 100 से 150 के बीच कितने अभाज्य संख्याएं हुई? 10। फिर उसके बाद पूछा गया 150 से 200 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं? 11। इस प्रकार का पूछ देगा कि 100 और 200 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो आप बता देंगे 21। इतना कन्फर्म हो गया? चलिए आइए आगे थोड़ा सा और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपसे ज़्यादातर प्रश्न पूछता है योग के विषय में। योग के विषय में पूछता है कि 1 से 50 तक के अभाज्य संख्याओं का योग। अब जाहिर सी बात है कि आप अब संख्या लिखेंगे, 15 संख्या लिखेंगे, फिर आप जोड़ेंगे तो कैलकुलेशन में टाइम लगेगा। कैलकुलेशन में क्या होगा? आपका बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसके लिए थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो ये आंकड़ा आपको याद हो जाएगा। 1 से 50 तक के अभाज्य संख्याओं का योग। अभाज्य संख्याओं का योग कितना होता है? तो अभाज्य संख्याओं का योग आप एक बार करके देख लेंगे, ये होता है 328। कितना होता है? 328। अब 50 से 100 तक के अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा? तो कुछ नहीं करना है, ये देख रहे हैं, ये संख्याएं देख रहे हैं, जो इकाई वाला अंक है इसी को 1 घटाकर आगे कर दीजिए। तो 1 घटा देंगे क्या होगा? 7। और ये संख्याएं जो 2 संख्याएं हैं उसको सेम टू सेम उतार दीजिए। आई समझ में? जो 328 है, जो इधर वाली संख्या है 8 है, तो 8 में 1 घटा कर आगे लिख दीजिए तो 732। ये क्या हो जाएगी? 50 से 100 तक के अभाज्य संख्याओं का योग हो जाएगा। इतना याद रहेगा। अगर कभी कभी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन कर दिया कि 1 से 50 तक के, आपसे कोई डायरेक्ट अगर क्वेश्चन कर दिया कि 1 से 50 तक तथा 50 से 100 तक के
अभाज्य संख्याओं का अंतर। कोई दिक्कत ही नहीं है, एक एक याद कर लें। एक क्या हो गया, 50 से 100 सबसे बड़ी लिख देते हैं 32, और इसमें से इसमें अगर ये बड़ी वाला लिख दिए हैं, पहले 50 से 100 बड़ी वाला लिख दिए, तो इसमें से एक घटा कर यहाँ लिख दीजिए। तो एक घटा कर लिखेंगे तो 32 तो स्वयं का स्वयं उतर जाएगा, साथ में एक जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 8। इतना हो गया। ये अंतर करेंगे तो कितना होगा, 404। तो ये आंकड़ा तो आप निकाल लेंगे। जैसे एक क्वेश्चन पुटअप करता है तो इसका योगदान क्या रहेगा ये बता रहा हूँ। अगर पूछ देगा आपसे कि 1 से 80 तक के अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो 1 से 80 तक, तो 80 से ऊपर कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 3। तीनों को जोड़ लीजिएगा, अब बाकी इनको इनमें से घटा दीजिएगा, काम खत्म हो जाएगा। आगे समझ में, आगे चलते हैं। अभाज्य संख्या, संख्याओं का ऐसा युग्म जिनका महत्तम समापवर्तक 1 होता है, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्या होना चाहिए, उनका युग्म होना चाहिए। युग्म मतलब कि हमेशा जोड़े के रूप में आएंगे। ये क्या होगी, जोड़े के रूप में आएंगे। जैसे 2,3, ये 2,3 अगर इसका मसा निकालेंगे तो इसका मसा क्या होगा, 1 होगा। 5, 7 इसका मसा निकालेंगे तो क्या होगा, 1 आएगा। अर्थात इनमें कोई भी उभनिष्ठ संख्या 1 के अलावा और भी कोई उभनिष्ठ संख्या न हो, 1 के अलावा और कोई उभनिष्ठ संख्या न हो। क्या दोनों में क्या कॉमन होना चाहिए, 1 ही कॉमन होना चाहिए, 1 के अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इन दोनों में 1 के अलावा और कोई कॉमन चीज नहीं होना चाहिए। तो ऐसा युग्म क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या कहलाता है। आगे समझ में। अब चलते हैं आगे, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है, तो परिमेय संख्या जिसको p/q के रूप में लिखा जा सके और q 0 के बराबर न हो। क्या हो, जिसको p/q के रूप में लिखा जाए, p/q के रूप में, p/q के रूप में लिखा जा सके, और जो q है, जो यहाँ q है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यह क्या कहलाएगा, आपका परिमेय संख्या कहलाएगा। अब बात आती है कि ये p और q कैसी संख्या है, क्योंकि आपने संख्या के बारे में प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है, ये क्या है, इनमें से क्या है। तो ये जो p और q है ये क्या है, आपका पूर्णांक है। p और q क्या है, आपका पूर्णांक है। आप जानते हो कि पूर्णांक क्या होता है, ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या और 0। लेकिन बस एक कंडीशन दे दिया है कि जो नीचे जो q है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, बाकी सब पूर्णांक होना चाहिए, बस 0 पूर्णांक नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, हर में जो है वह हर में 0 पूर्णांक नहीं होना चाहिए, बाकी सब पूर्णांक जो है वह फॉलो करेगा। बस कौन नहीं फॉलो करेगा, तो वह 0 पूर्णांक फॉलो नहीं करेगा। आई समझ में। जैसे 5/4, ये 5 क्या है, पूर्णांक है, 4 पूर्णांक है। अब देखिए, या हम लिख दें -5/4, ये क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है, ये धनात्मक पूर्णांक है। आगे कुछ चिन्ह नहीं दिया रहता है तो इसको मानते हैं प्लस। ये तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह का संख्याएं दिया रहेगा तो ये क्या हो जाएगा,
परिमेय संख्या हो जाएगा। अब परिमेय संख्या हो गया। अब आगे चलते हैं अपरिमेय संख्या। वे संख्याएं जो p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जो p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जैसे करनी में 2 को p/q के रूप में लिखा जा सकता है? नहीं लिखा जा सकता है। पाई, यह भी क्या है? अपरिमेय है। करनी में 3, ये सब क्या है? आपके जितनी करनी वाली संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग नहीं है, वो सब क्या कहलाती हैं? वो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, इसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। इसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। क्यों नहीं लिखा जा सकता है? तो आप तो कहेंगे कि ये करनी में 2 है, बटा में 1 हम लिख सकते हैं। देखिए, इसके लिए कंडीशन है कि दोनों पूर्णांक होना चाहिए। दोनों क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। एक तो पूर्णांक है, लेकिन करनी में 2 पूर्णांक है, ये पूर्णांक नहीं है। अतः ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। आई समझ में? अब देखिए, इसमें 2-3 चीजें ध्यान देंगे। अब यहाँ एक चीज ध्यान देंगे, दशमलव। अब हम दशमलव क्यों बता रहे हैं? क्योंकि परिमेय और अपरिमेय में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। परिमेय और अपरिमेय में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो दशमलव जो होता है वह 2 प्रकार का होता है। आगे दशमलव बताएंगे दशमलव क्या होता है, ये पूरा चैप्टर है, लेकिन यहाँ परिमेय बता रहे हैं, इसके लिए थोड़ा सा यहाँ मैं बता रहा हूँ। दशमलव क्या होता है? 2 प्रकार का होता है, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। अशांत दशमलव, अशांत को भी 2 भागों में बांटा गया है, आवर्ती और अनावर्ती। आवर्ती और अनावर्ती। ठीक, तो दशमलव को 2 भागों में बांटा गया है, शांत और अशांत। अशांत को 2 भागों में बांटा गया, अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। ये क्या होते हैं? जब कोई भी संख्या आप देखे होंगे दशमलव में पूरा का पूरा कट जाता है, अर्थात भागफल 0 आ जाता है, दशमलव में भी जाने के बाद भी उसका भागफल 0 आ जाता है, तो उसको कहते हैं क्या? शांत। जैसे कि मान लीजिए 15 में 2 का भाग दे रहे हैं, 15 में 2 का भाग देंगे तो 7.5। दशमलव के एक निश्चित स्थान तक ये पूरा कट जा रहा है। जब पूरा का पूरा कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? शांत दशमलव। ठीक, अशांत क्या कहलाएगा? अशांत वो कहलाता है कि दशमलव के बाद कटे नहीं। जैसे कि 1.4142 यहाँ देख रहे हैं तो क्या पता चल रहा है कि 1.4142 देख रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है? अब आगे ये बढ़ता जाएगा, अभी कितना तक जाएगा इसका कोई पता नहीं है। ठीक, जब इसका कोई पता नहीं है तो ये शांत न रहकर क्या हो गया? अशांत हो गया। अशांत को भी 2 कैटेगरी में बांटा गया है, आवर्ती और अनावर्ती। अब आवर्ती आप जानते होंगे कि आवर्ती क्या होता है। आवर्ती का मतलब कि बार बार एक ही चीज आना, आवर्त करना। जैसे एक गोलाई में घूमते हैं तो एक पॉइंट आता है तो वही बार बार पॉइंट आता है। अगर सीधे रेखा में जाएंगे तो एक पॉइंट लगाएंगे तो वो कभी आएगा? नहीं आएगा। आवर्ती का मतलब कि एक ही वस्तु बार बार आए। जैसे कि हम कह दें कि 1/3, तो इसे क्या कर सकते हैं?
इसे लिख सकते हैं 0.333 डॉट 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 डॉट। ठीक, तो ये क्या हो रहा है, एक ही संख्या क्या हो रहा है, बार बार आवर्त कर रहा है। देखिए 3 3 3 3 3 3 बार बार। तो ये कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा अशांत आवर्ती। अशांत है ये अशांत है, ये क्या है, अशांत है, लेकिन आवर्त मतलब एक ही क्या कर रहा है, एक ही अंक बार बार आ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, अशांत आवर्ती। ठीक, अनावर्ती क्या कहलाएगा, अशांत अनावर्ती क्या कहलाएगा कि एक ही बार बार प्रयोग न हो, एक ही बार बार न आए। जैसे आप देखे होंगे करनी में 2, इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है यही कि 1.41421। जब यहाँ देख रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, 1.4141। देखिए कोई एक ही, 4 के बाद 1 आ गया, 1 के बाद 4 आ गया, 4 के बाद 2 आ गया, फिर 1 आ गया, मतलब कि जो आवर्त हो रहा है वो एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार नहीं हो रहा, आवर्ती नहीं हो रहा है, बार बार एक ही नहीं आ रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, अनावर्ती। ठीक, तो अब देखिए इसका पढ़ाने का सेंस क्या था, इसका पढ़ाने का सेंस एक ही था, इसका पढ़ाने का सेंस एक ही था, इसका एक ही सेंस था कि जितने शांत हैं, क्या है, जितने शांत, जितने क्या है, शांत दशमलव हैं, जितने शांत दशमलव है और अशांत आवर्ती दशमलव है, जितने शांत दशमलव है, जितने अशांत आवर्ती मतलब कि जैसे कि 1/3 हुआ, ये बार बार आ रहा था 0.3333333, तो ये क्या कहलाएंगे आपका, ये कहलाएंगे अशांत आवर्ती। तो जितने शांत दशमलव होते हैं, जितने अशांत आवर्ती दशमलव होते हैं, ये क्या होते हैं, ये आपके आते हैं परिमेय संख्या में। किसमें आते हैं, ये आते हैं आपके परिमेय संख्या में। आगे समझ में, इसलिए यहाँ शांत और अशांत बताना जरूरी था। और अब एक बच रहा था, इसमें क्या बच रहा था, एक बच रहा था, एक बच रहा था आपका अशांत अनावर्ती, एक बच रहा था क्या आपका, अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती क्या होता है, अशांत अनावर्ती मतलब कि जो दशमलव के बाद एक ही अंक न आए, बार बार अंक चेंज होता रहे, तो वह कहलाता है अनावर्ती। तो जो अशांत अनावर्ती है ये क्या आता है, आपका अपरिमेय में आता है। क्या आता है, अपरिमेय में। ये क्या है आपका, अपरिमेय। इतना बात स्पष्ट हो गया। अब आगे चलते हैं। वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है, तो जिन संख्याओं का वर्ग करिए और वह धनात्मक संख्या प्राप्त हो जाए, वह उसको कहेंगे आप क्या, वास्तविक संख्या। जैसे -2 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2। इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2। करनी में 2 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2। माइनस करनी में 2 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2। ये 4 हो जाएगा। -2 का वर्ग करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। ठीक, तो ये वर्ग करेंगे तो क्या हो गया, ये 2 हो गया। तो
जिन संख्याओं का वर्ग करने पर यहाँ धनात्मक चिन्ह आएगा या धनात्मक आएगा या धनात्मक संख्या प्राप्त होगी, वो क्या कहलाएगा? आपका वास्तविक संख्या कहलाएगा। इतना कंफर्म हो गया? तो जितनी ये संख्याएं हैं, करने वाली जितनी संख्याएं हैं और बाकी जितने आपके क्या होंगे, जितने पूर्णांक होंगे, ऋणात्मक में, अगर ऋणात्मक कोई संख्या, जैसे सपोज ऋणात्मक ये ले लिए, तो इसका वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 4 होता है ना, तो ये क्या हो जाता है? धनात्मक हो जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? इस प्रकार कह सकते हैं कि जितनी वर्गमूल वाली, जितनी वर्गमूल वाली संख्या है और जितने क्या है? पूर्णांक हैं, जितने वर्गमूल वाली संख्याएं हैं, जितने पूर्णांक हैं, ये सब क्या आएंगे? सब ये किस में आएंगे? ये आ जाएंगे वास्तविक संख्या। ये किस में आ जाएंगे? वास्तविक संख्या में। आगे समझ में, आगे चलते हैं। अवास्तविक संख्या व काल्पनिक संख्या क्या होती है? जिन संख्याओं का वर्ग करने पर ऋणात्मक संख्या प्राप्त होता है, वह क्या होते हैं? अवास्तविक संख्या, या उसी को काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे इसका वर्ग करेंगे, जब इसका वर्ग करेंगे तो ये क्या ये करनी हट जाएगी, ये हो जाएगा -2। देखिए इसका वर्ग करने के बाद भी ये क्या आया आपका? ये आपका आया है -2। तो ये -2 आया है, तो ये ऋणात्मक संख्या है, अतः यह क्या होगा? ये अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या होगा। आप इंटर में पढ़े होंगे, इसे आयोटा, इसे आई से दर्शाते हैं। ये जो होता है, इसे करनी में 2, ये आयोटा इस तरह करके दर्शाते हैं। इस जो ये चिन्ह है, इसे आयोटा बोलते हैं। तो इसका बहुत अधिक प्रयोग नहीं होता है, बस ये जानकारी के लिए बता दिया गया है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।